सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। सभी पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से सुप्रभात और नमस्कार। प्राची ने काफी डिटेल मेरे बारे में बताया आप लोगों को। तो जानकारी तो हमें होनी चाहिए एक दूसरे की। और आज मैं जो आपको जो जानकारी देने वाली हूँ, हालांकि ये आज हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, नई नई तकनीकें भी हमारी टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में बहुत तेजी से आ रही है। और नए नए जो नामकरण है टेक्नोलॉजी के, या हम लोग बोलेंगे टर्मिनोलॉजी और नोमेनक्लेचर जो है, आए दिन हमें हमारे अगर देखेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स में आ रहे होंगे या फिर आप न्यूज में देख रहे होंगे। हर जगह आपको नई नई तकनीकों के बारे में नए नए मतलब नामकरण आपको आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अक्सर हम लोग को नए नए नामकरण होते हैं ना, उनसे हम घबरा से जाते हैं। मुझे लगता है आज के जो टाइटल्स हैं, मेरी आवाज आ रही है प्राची सभी को? यस मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। ओके, थैंक यू। अगर कहीं कोई इश्यू होगा, अगर आवाज में किसी तरीके से या कोई मेरी पीपीटी या प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रही या सुनाई दे रही है, तो आप जरूर जी मुझे बिल्कुल मैम। बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये नए नए जो नामकरण है, मुझे लगता है सभी लोग एक एक सेकंड के लिए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये नई क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। और मुझे मुझे भी शायद ये लग रहा होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स से टाइटल देखे होंगे इमर्सिव टेक्नोलॉजी, तो ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई होंगी। जरूर आपके मन में ये आई होगी, क्योंकि नई टेक्नो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो देखते ही हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम, उन लोग पहले कभी सुने होंगे इमर्सिव टेक्नोलॉजी के बारे में। आप लोग ने पहले कभी सुना है क्या ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी है क्या? और ये हमारी टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में या हमारे रिसर्च में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और कैसे हमें ये सपोर्ट करेंगे? हाँ, काफी लोगों का रिस्पांस आ रहा है सुने हैं, और काफी लोगों का रिस्पांस आ रहा है कि नहीं सुने हैं। चलिए, कोई बात नहीं। ये एक नई टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारी टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट प्रैक्टिसेस तो हमेशा चलती रहेंगी। जो जेनरिक हमारी जो असेसमेंट में है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये सारी चीजें तो हम असेसमेंट में टेक्नोलॉजी को यूज करते ही हैं। साथ भी हमारी जो टीचिंग लर्निंग है, उसको हम कैसे टेक्नोलॉजी टूल जो है, चाहे हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, सिंक्रोनस या सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी आ जाए, उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं हमारे जो डेली जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जस्ट एक टूल है। तो ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी कैसे हमारे लिए एक टूल की तरह हमें फैसिलिटेट करेगा, हमारी टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि हमारे ऑडियो वीडियो और जो ग्राफिक्स बनाने के जो सॉफ्टवेयर आप लोग इस ट्रेनिंग में भी सीखेंगे, और पहले भी आप जानते होंगे कि कैसे हम वीडियो बनाते हैं या एनिमेशन कैसे बनाते हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। तो हम आज इस प्रेजेंटेशन में एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे कंटेंट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, और हमारी टीचिंग लर्निंग और हमारे जो पठन पाठन की जो अपनी एक थ्योरी और एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। तो टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, और हमारी जो टीचिंग लर्निंग के जो फिलोसॉफिकल और थियोरेटिकल फाउंडेशन क्या है, उनके साथ हम दोनों को मर्ज करके देखेंगे। और ये टेक्नोलॉजी की जस्ट हम एक समझ बनाएंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है कैसे, है क्या, और कैसे हम इसको रीपर्पस कर सकते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो पीपीटी मैं शेयर कर रही हूँ आज के जो प्रेजेंटेशन जो होंगी। विजिबल है पीपीटी? यस मैम, यस मैम, विजिबल है। तो आज की जो टॉपिक है हमारी जो प्रेजेंटेशन की, इमर्सिव टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। और नीचे में जो लाइन लिखी हुई है, एक्सटेंडेड रियलिटी, एआर वीआर एंड वर्चुअल लैब्स, तो इसके बारे में पहले हम थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी एंड वर्चुअलिटी कंटिन्यूम। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी, जो कि जो हम रियलिटी की बात करते हैं, इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस टेक्नोलॉजी में जो कंटेंट हम बनाएंगे उनकी क्या क्या कंसिडरेशन है, क्या क्या एलिमेंट्स हमें कंसिडर करना पड़ता है, या क्या क्या उसके मापदंड है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है डिजाइनर डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद इस इमर्सिव टेक्नोलॉजीज में क्या क्या टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है जो इमर्सिव के अंदर आते हैं, तो जिसको हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी कहते
हैं, जो AR है, VR है, वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद मिक्स रियलिटी है जिसको MR कहते हैं। उसके बाद 360 डिग्री सिमुलेशन है, वर्चुअल लैब्स है। इस एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे कि इसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्निकलिटीज क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी को हम हमारे असेसमेंट में कैसे यूज करेंगे, और इस टेक्नोलॉजी को हमें अडाप्ट करने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए या यूज करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसको हमें कंसिडर करने हैं। हालांकि हर टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशन है और अपनी खासियत है, तो इस टेक्नोलॉजी की भी अपनी खासियत है और अपनी चैलेंजेस है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे द कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आप जो स्लाइड में देख सकते हैं कि तीन बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स अगर आप चाहे तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये सेशन ज्यादा इंटरेक्टिव होगा। आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और प्राची, क्या ये माइक ऑन कर सकते हैं? पार्टिसिपेंट वर्बल पार्टिसिपेट हाँ कर सकते हैं मैम, क्या? सेशन के बाद हम जब भी क्वेरीज होंगे हम इनको राइट्स दे देंगे माइक ऑन करने के लिए। अभी ये चैट में इंटरेक्ट कर सकते ओके। हैं। तो आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं कि तीन बड़े बड़े क्वेश्चंस मार्क दिख रहे हैं। और अक्सर हम लोग जो नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं तो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट को और उसको अडाप्ट करने को और उनको समझने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी है क्या और हम इसको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे इसको अडाप्ट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए हमेशा चैलेंजेस रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन जेनेरिक इन जनरल, अगर आप देखेंगे तो ये स्लाइड्स आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजीज एक इंटरफेस है। जैसे आपके और हमारे बीच में अगर इंटरफेस है, तो ये जो कंप्यूटर डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, हमारे पास ऑडियो सपोर्ट है, वीडियो सपोर्ट है, और हम जूम एक प्लेटफॉर्म के तहत आप लोग से जुड़े हैं। तो एक इंटरफेस है जो आपके और मेरे बीच में एक नेटवर्क, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर रही है। तो आप यहाँ देखेंगे पर्सन है, इंटरफेस एंड वर्चुअल वर्ल्ड है। तो आपके और मेरे बीच में एक इंटरफेस है, जो एक टेक्नोलॉजी एक टूल है, वो हमारे लिए एक इंटरफेस क्रिएट कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं जो इंटरफेस जो है एक माध्यम है, तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ माध्यम है जो हमारे परसेप्शन को और हमारे एक्शन को, हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। क्योंकि आप जैसे मेरे को सुन रहे हैं, अगर मेरी यहाँ पर कोई वॉइस ओवर चली जाती है, अगर मेरी आवाज आपको नहीं आएंगी, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में एक परसेप्शन आएगा कि क्या हो गया, और वो परसेप्शन आपको डिसीजन लेने में मजबूर करेंगे कि हमें अभी क्या डिसाइड करने हैं, और वो डिसीजन मेकिंग हमारे एक्शन को डिस्प्ले करता है। मेरी बात आप लोग को सुनाई दे रही है? यस मैम। तो ये आप देखेंगे ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस मतलब ये एक मीडियम, एक माध्यम है जो हमें एक दूसरे वर्ल्ड में लेके जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। और वो वर्ल्ड एक है सिमुलेटेड वर्ल्ड और एक क्रिएटेड वर्ल्ड है। जैसे हम और आप एक स्क्रीन पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये स्क्रीन है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक स्क्रीन वर्ल्ड है, और सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है। तो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के साथ हम एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हैं। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ही एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस से जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो ये हमारी जो परसेप्शन है, क्योंकि आप जो स्टिमुलस जो आप ले रहे हैं, आप जो जो सुन सकते हैं, देख पा रहे हैं, छू तो नहीं सकते हैं और टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं और हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, पर हमारे दो सेंस ऑर्गन्स यहाँ इन्वॉल्व है, दैट इज ऑडियो एंड विजुअल। हमारे सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता जो है यहाँ पर एक्टिव है। तो ये सेंसर जो है हमें क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है और हमारे परसेप्शन को बना रहे हैं। ये परसेप्शन हमें क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, और ये डिसीजन मेकिंग एक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स अ लर्निंग जिसको हम लोग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जितने हमारे साइकोलॉजी के जो लर्निंग थ्योरीज है, जिसमें हम लोग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग होगी या ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, या फिर हमारे जितनी भी लर्निंग थ्योरीज है, वो कहते हैं कि बेटर विल बी द स्टिमुलस, बेटर विल बी द रेस्पॉन्स। तो इंटरफेस है वो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनको फैसिलिटेट करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं हमारे स्टिमुलस को। जैसे मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो दिस इज नथिंग, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग आवर स्टिमुलस। हमारे जो स्टिमुलाई है उसको बहुत ही स्ट्रांग बना रही है। जितना अच्छा स्टिमुलस रहेगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो अगर आप जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर लें, चाहे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, चाहे टेलीविजन से लेके रेडियो से लेके आज हम इंटरनेट तक आ गए हैं और हम इमर्सिव टेक्नोलॉजी तक आ गए हैं, इसकी एक ही बेसिक कंसेप्ट है पर्सन इंटरफेस एंड वर्चुअल वर्ल्ड।
तो कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी तो यही चीजें जो हमें फंडामेंटल कंसेप्ट है जो हमें समझना है। तो ये नई टेक्नोलॉजी से आपको डरना नहीं है। आज इमर्सिव टेक्नोलॉजी है, कल एआई आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ और भी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे। तो द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज ओनली दिस स्लाइड। आप इस चीज को समझ जाएंगे तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएंगे तो आप उसको रीपर्पज इजीली कर सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का थियोरेटिकल कंसेप्ट क्या है, अगर हम देखते हैं ना, हम एजुकेशन से लोग जुड़े हुए हैं जो टीचिंग लर्निंग में है, तो हम लोग एजुकेशन को देखते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो जो नई टेक्नोलॉजी आते हैं वो हमारे एजुकेशन के थ्योरी के साथ कैसे अलाइन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ इमर्सिव एनवायरनमेंट एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या। कुछ कुछ अभी हमारे पास नए नए शब्द आ रहे हैं, पैरेलल वर्ल्ड के बारे में आप सुने होंगे। पैरेलल वर्ल्ड होगा, उसके बाद आप ये भी सुने होंगे मेटावर्स के बारे में सुने होंगे, एक अल्टरनेट रियल वर्ल्ड के बारे में सुने होंगे। जैसे मैं यहाँ बात करी वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में, ये सारे वर्ड पहले कभी सुने हैं आप लोग? अगर सुने हैं तो कभी जानने की कोशिश की है कि ये पैरेलल वर्ल्ड है क्या, ये एक मेटावर्स है क्या, ये दूसरी दुनिया कैसी होती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बाहर हम एक और एक दुनिया को लेके आ जाएंगे, नहीं। ये जो दुनिया है एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। उस इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जैक्टली आपके जितने भी रियल वर्ल्ड में जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, वैसा ही वर्चुअल वर्ल्ड में फिजिकल कंपोनेंट होंगे। और उस मेटावर्स में या पैरेलल वर्ल्ड में आप जैसे यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली उस पैरेलल वर्ल्ड में भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। पर ये पैरेलल वर्ल्ड बनता कैसे है? ये पैरेलल वर्ल्ड कुछ नहीं है, एक रेप्लिका है एक रियल वर्ल्ड का, एक अल्टरनेट वर्ल्ड है आपका रियल वर्ल्ड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, पावर पॉइंट विजिबल है सब लोग को? यस मैम, पावर पॉइंट विजिबल है। So this immersive environment are digitally created space for the replicate or एक सेकंड, replicate और extend reality engaging multiple senses and enabling interaction। तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है 5 सेंस ऑर्गन, इसी 5 सेंस ऑर्गन से हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी एंटिटी है उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। वैसा ही हम फिजिकल वर्ल्ड के बाद जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां भी हमारे सेंसर्स जो है या हमारे सेंस ऑर्गन से तो डिजिटल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे। और ये डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, जिसको हम लोग सिंथेटिक वर्ल्ड भी कहते हैं। जहां पर आप जैसे फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली आप उसमें भी वैसा ही इंटरेक्ट करेंगे। तो ये इंटरेक्शन होता कैसे है, इसके पीछे फाउंडेशनल थ्योरीज क्या है, इसके पीछे का देखेंगे जो रूटेड इन द साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस। तो कॉग्निटिव साइंस जिसको हम कहते हैं कि कैसे हमारा कॉग्निशन, हमारा थॉट प्रोसेस जो है, हमारे सेंस ऑर्गन कैसे इन्वॉल्व होते हैं कोई भी चीजों को, कोई भी स्टिमुलस को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, जिसको हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जैसे हमारे सेंसरी मेमोरी हुआ, सेंसरी मेमोरी के बाद में हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है, वहां पर हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी या रिमेम्बरिंग या फॉरगेटिंग में हम लोग दैट ऑटोमेटिकली मेमोरीज के जो नॉलेज कंफर्म हुए हैं या कंस्ट्रक्ट हुए हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म या रिमेम्बरिंग या फॉरगेटिंग में चला जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। और उसी में चीजें होती है कि हम इमर्स हो जाते हैं। इमर्स मतलब हम उसमें पार्शली, हम बुरी तरीके से या अच्छी तरीके से या कंप्लीटली या पार्शली उसमें खो जाते हैं। ये सारे वर्ड का मतलब है कभी कभी हम कुछ चीजें जो होती हैं हम इतनी इतनी डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड से हम अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं। और कभी कभी हम पार्शियली फील करते हैं कि आधा हम इमर्स हैं आधे हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं। तो ये हमें सेंस फील कराता है कि आप कितने इमर्स हुए हैं, कितने फुल्ली इमर्स हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारा प्रेजेंस के ऊपर, इमर्शन के ऊपर और इंटरेक्टिविटी के ऊपर। तो प्रेजेंस क्या है इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी में जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस। जैसे हम और आप यहाँ वर्चुअली प्रेजेंट हैं, फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो और फिजिकली हम लोग प्रेजेंट नहीं है इस एनवायरमेंट में, इस लर्निंग एनवायरमेंट में। तो दैट इज नथिंग, दैट इज साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग देयर। तो वर्चुअली यू आर इन दिस जूम मीट, बट फिजिकली यू आर इन देयर ओन प्लेस।
और ये पार्शली हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। दैट इज इमर्शन, द डिग्री ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, आप कितने इन्वॉल्व हो यहाँ पे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, यहाँ लॉग्ड इन हो जाते हैं, लॉग्ड इन होने के बाद में फिर आप लॉग इन करके कहीं और काम में व्यस्त हो गए हैं, तो दैट इज नॉट योर इन्वॉल्वमेंट, आप वर्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कोई कोई पार्टिसिपेंट्स मुझे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और साथ में जो पीपीटी यहाँ दिख रहा है उसको पढ़ भी रहे हैं और उसको इंटरनलाइज भी कर रहे हैं। तो यहाँ द डिग्री ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, आप कितने अपने सेंस ऑर्गन्स को यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि कितने आप इमर्स हो गए हैं। इमर्शन के साथ साथ यहाँ जो लास्ट टर्म है इंटरेक्टिविटी, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले पूछा डॉक्टर प्राची को कि क्या मैं पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस ले सकती हूँ या पार्टिसिपेंट्स मुझे पूछ सकते हैं कुछ। तो प्राची ने कहा कि नहीं मैम, आप लास्ट में सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेकिन आप नॉन वर्बल यहाँ पर रिएक्शन दे सकते हैं। तो नॉन वर्बल में टेक्सुअल फॉर्म में आप यहाँ पे थम्स अप दे रहे हैं, कोई कोई नीचे टेक्स्ट में वर्ड चैट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन क्या कर रहा है, इमीडिएटली मुझे भी फीडबैक मिल रहा है, साथ साथ आपको भी फीडबैक मिल रहा है। आपके जो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन जो आ रहे हैं, टेक्सुअल मैसेज आ रहे हैं, या आपके जो इमोजीज आ रहे हैं, उस इमोजीज को मैं रिसीव करके इमीडिएटली आपको फीडबैक दे रही हूँ। तो ये सारी चीजें कहाँ पॉसिबल हो रही है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में, जहाँ हम और आप एक वर्चुअली यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इमर्सन के लिए जरूरी है, और ये सारी चीजें हमारे साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस से रिलेटेड है। दूसरी बात है विजुअल एस्पेक्ट। जैसे मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें टेक्स्ट फॉर्म में दिखा रही हूँ, अगर मैं आपको यहाँ वीडियो फॉर्म में दिखाऊंगी तो कैसा लगेगा। फॉर्म में होती है, ऑडियो फॉर्म में होती है, विजुअल फॉर्म में होती है, और वीडियो फॉर्म में होती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इमर्शन के लिए और एक हमारे परसेप्शन बनाने के लिए। जैसे हमने इसके पिछले स्लाइड में देखा था कि परसेप्शन, हाउ वी आर परसिविंग द इमीडिएट इन्वायरमेंट एंड द स्टिमुलाई। तो ये विजुअल एस्पेक्ट भी बहुत डिपेंड करता है और इंटरेक्टिविटी भी बहुत डिपेंड करता है। तो रियलिज्म कैसे होती है, डे एंड नाइट, अगर नाइट है तो नाइट का लाइट से पता चलता है कि ये नाइट है, अगर ज्यादा डार्क है तो शेडिंग से पता चलता है। पर्सपेक्टिव मतलब कौन सा कंटेक्स्ट में हम ये कंटेंट को दिखा रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा परसेप्शन बनाएगा। और कितनी डेप्थ में है, कितने हाई क्वालिटी कंटेंट है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीजें हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम इमर्सिव इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो दिस फॉर्म्स ऑफ पहला वर्ड दिया हुआ है एक्सटेंडेड रियलिटी। देन उसके साथ देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी, जिसमें दो मोटे मोटे ग्लास दिख रहे हैं, और उस ग्लास के पीछे आपको कुछ इन्वायरमेंट दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के। हो सकते हैं वो समुंदर, हो सकते हैं वो आसमान, हो सकता है ये पहाड़ हो सकते हैं। तो उस ग्लास के थ्रू आप एक फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके एक पैरेलल वर्ल्ड, जो कि सिंथेटिक वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में आप एंटर कर सकते हैं। जैसे हम जब मूवी देखने जाते हैं तो अक्सर हम 3D जो मूवी देखते हैं जिसमें एक 3D ग्लासेस पहनते हैं। जब 3D ग्लासेस पहनते हैं और उसके बाद जो ग्राफिक्स देखते हैं या पिक्चर्स देखते हैं या स्क्रीन को देखते हैं, उसकी फीलिंग्स अलग होती है, और जब हम नेकेड आई से देखते हैं बिना चश्मा 3D ग्लास पहन के देखते हैं, तो उसकी फीलिंग या उनकी जो एहसास अलग होता है। तो एग्जैक्टली वर्चुअल रियलिटी भी वही चीजें हैं, ग्लास के थ्रू हम लोग उस इमर्सिव वर्ल्ड को देख सकते हैं। तीसरी जो टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जिसको एआर भी कहते हैं, और ये कुछ नहीं है, डिजिटल ऑब्जेक्ट को हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ओवरले करते हैं। इसके एग्जांपल हम लोग डिटेल में आगे डिटेल में मैं बताऊंगी। उसके बाद में हम देखेंगे मिक्स रियलिटी, देन 360 डिग्री वीडियो। तो एक साइड आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में वर्चुअल रियलिटी में एक पिक्चर है जहां पर एक ह्यूमन ह्यूमन जो फेस है या उसका हेड देख रहे हैं, जिसमें एक डिवाइस पहना हुआ है जिसको हेड माउंटेड डिवाइस कहते हैं। तो उसके बाद में 360 रोटेशन, जो कि 3D ग्राफिक्स के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा। तो ये 3D ग्राफिक्स कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं वो एक देख सकते हैं। साथ में एक एक चीज हो सकता है,
उसके नीचे देख सकते हैं कुछ ग्राफिक्स है जिसमें डीएनए का दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, साथ में कंप्यूटर स्क्रीन से कुछ निकल के आ रहे जो टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं, और कोनिकल फ्लास्क दिख रहे हैं। तो ये सारे जो इमेजेस हैं जो हमें इमर्शन में हेल्प करता है, कैसे आप उसमें इमर्स हो जाएंगे, मतलब उसमें खो जाएंगे। अब खोने का मतलब ये नहीं कि आप लॉस्ट हो जाएंगे, आप उस इन्वायरमेंट के, उस वर्ल्ड के हिस्सा बन जाएंगे, दैट वी बिकम द पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। जैसे अभी आप और हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में या इस वर्चुअल मीटिंग में एक हिस्सा है। अगर आप इस मीटिंग के हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप बहुत सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी चीजों को नहीं सीख पाएंगे। तो वैसा ही अगर आप नेक्स्ट हाई लेवल पे जाएंगे तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड होगा जहां पर एक दूसरे को, लेकिन वहां पर हम एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को छू पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे और बात भी कर पाएंगे। तो ये है इमर्सिव टेक्नोलॉजी का पावर। अब इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी को इस स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। आप इसमें एक देख सकते हैं, एक रियल इन्वायरमेंट है। ये इन्वायरमेंट बनता कैसे है और ये कैसे हम लोग जो दो वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, रियल भी यूज कर रहे हैं, वर्चुअल भी कर रहे हैं। तो मैं पार्टिसिपेंट से लास्ट में ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी आप लोग से, और आपस में इस चीज को अपने लेवल पे आप लोग कभी कोशिश कीजिएगा डिस्कोर्स करने के लिए, कि जो दो शब्द मैंने यहाँ यूज किए हैं, वर्चुअल भी और रियल भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स भी है, रियलिटी भी है, वर्चुअलिटी भी है, ऑगमेंटेड भी है। तो आप देखिए यहाँ एक कॉमन वर्ड है रियलिटी। तो रियलिटी है क्या, ये वर्चुअलिटी है क्या? अगर जनरिक डेफिनेशन देखेंगे तो वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी। और काल्पनिक और वास्तविक एक साथ कैसे आ सकते हैं? तो इस अगर आप एजुकेशन से देखेंगे, जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है जिसमें हम लोग स्कूल ऑफ फिलोसफी में देखेंगे, जिसमें हम बात करते हैं रियलिज्म की, जिसमें हम बात करते हैं एग्जिस्टलिज्म की, प्रैग्मेटिज्म की, नेचुरलिज्म की, तो इतने सारे स्कूल्स हैं। उन लोग जो ये हमेशा कहने की कोशिश की है कि सत्य क्या है, रियल क्या है। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं वास्तविकता कुछ है ही नहीं, जो एक पूरी तरीके से एक इमेजिनरी है, उस इमेजिनेशन को, आभासी जो है, जो काल्पनिक है, उस चीजों को हम रियल वे में कैसे प्रेजेंट करेंगे, और क्यों जरूरी है उस आभासी वर्ल्ड को हम एक रियल के फॉर्म में क्यों लेके आए, क्या जरूरत है इसमें? जो दो टर्म है वर्चुअल एंड रियल, दोनों को आप यहाँ ये टेक्नोलॉजी में क्यों इसको मिक्स करके लेके आ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ रियल इन्वायरमेंट है, नहीं वर्चुअल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर भी यही ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी यही ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ जो तीन, ऊपर में आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, फिर यहाँ पर तीन तीन चेयर दिखाई दे रहे हैं। एक ग्लास है, दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तीन आप चेयर देख सकते हैं, सेम चीज यहाँ भी है। तो ये फिजिकल रियलिटी है और एक वर्चुअल रियलिटी है, और इस बीच में आप देखिए ये दोनों चीजों को मिक्स कर दिया गया है, जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ऑगमेंटेड वर्चुअलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये डोटेड लाइन के अंदर में जो भी चीजें देख रहे हैं, यहाँ भी एक इंसान यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वैसे तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते ही हैं, पर ये इमेजिनरी वर्ल्ड में, जो एक आभासी वर्ल्ड में भी क्या इस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इसी इमर्सिव टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, हम लोग जिसको AR VR और MR कह रहे हैं। और आप देखिए हम रियल इन्वायरमेंट से कैसे वर्चुअल की ओर जा रहे हैं। अब सवाल आपके मन में आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के एजुकेशन में क्या लेना देना है? यस, एजुकेशन में जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे एजुकेशन में बहुत सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जैसे मैं ये अगर देखूंगी कि मैथ्स में जो
फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जैसे अगर a+b होल स्क्वायर, क्या आपने a+b होल स्क्वायर देखा है? क्या ये रियल वर्ल्ड में दिखता है? अगर हम एक सर्कल की एंगल देखेंगे तो 360 डिग्री एंगल्स होते हैं एक सर्कल का। क्या आपने 360 डिग्री देखा है? और 360 डिग्री क्यों होता है एक सर्कल का? अगर आप देखेंगे हमारे सोशल साइंस में भी है, जहां पर हमारे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, जो रेखाएं हैं, क्या वो रेखाएं सच में धरती पे एग्जिस्ट करती है, हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करता है? वो तो इमेजिनरी वर्ल्ड है, वो तो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। उस लाइन को हम यूज करते हैं हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम को समझने के लिए। पर बच्चों को आप कैसे बताएंगे? अभी काफी उम्र तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो ट्रांस जो लाइन है, जो आपके जो कर्क रेखाएं जो हैं, और जितनी भी रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो अर्थ में है, वो एग्जिस्ट करता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन हम मान के चलते हैं एग्जिस्ट करता है, पर एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों को वो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट कैसे समझाएंगे? जैसे हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की बात, तो सोलर सिस्टम में हम बच्चों को नॉर्मली हमारे टीचिंग एड क्या होते हैं? आप एक वीडियो दिखा देते हैं, या फिर आपके पास कुछ ग्राफिक्स होंगे, कुछ एनिमेशन होगा जिसमें बच्चों को दिखा देंगे, देखो ये सन है, उसके बाद में 9 प्लैनेट है या 8 प्लैनेट है, सबसे करीब जो है कौन सा प्लैनेट है सन के पास, और उसके बाद सबसे दूर कौन सा है, कौन सा रेड प्लैनेट है, कौन सा इवनिंग स्टार है। ये सारी चीजें हम बच्चों को थियोरिटिकली एक रोड लर्निंग के तहत उनको समझा देते हैं। पर कभी आपने सोचा है क्या, अगर बच्चे वाकई में अगर एक वर्चुअल टूर कर ले, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाए और अर्थ को, मून को, मार्स को, जुपिटर को, नेपट्यून को, सारी चीजों को करीब से देखे, उसके साथ इंटरेक्ट करे, जैसे हम प्लानिटोरियम या तारामंडल में देखते हैं। तो तारामंडल में सिर्फ हम एक प्रोजेक्टर के तहत हम दिखाते हैं बच्चों को कि आसमान ऐसा दिखता है, पर हम कभी उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं, इमर्स नहीं हो पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, जो जब उस कंटेंट को हम देखते हैं तो कंप्लीटली इमर्स हो जाते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकती हूँ। क्या आपने अपने हार्ट को कभी देखा है? किडनी को देखा है? आपने अपने ब्रेन को देखा है? नहीं देखा है। बहुत लोग बोलेंगे हाँ हमने देखा है, जब पोस्टमार्टम होते हैं तो दूसरों के हार्ट और किडनी को देखे हैं, और बाकी चीजें हम लोग एनिमेशन वीडियो या फिर ग्राफिक्स या कोई पिक्चर फॉर्म में देखा है। तो एक्चुअल में हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट है, 4 चैम्बर्स होते हैं, या एम्फीबियन हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, कैसे इस तरफ से रेड ब्लड आता है या आपका ब्लू ब्लड आता है, जो हम बच्चों को कहते हैं ये चीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका आर्टिकल्स आर्टरीज है, ये आपके वेन है, यहाँ से आपके जो इम्प्योर ब्लड आते हैं प्यूरिफाई होते हैं। ये सारी चीजें बहुत कंसेप्चुअल है। इस कंसेप्चुअल चीज को आप कैसे सिंप्लीफाई करके रियल वे में बच्चों को दिखाएंगे? क्योंकि जितना रियल होगा ना, उतना अच्छा हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कन्विंस कर देगा कि ये दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग, और आप इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और आपकी जो रिमेम्बरिंग है वो आपका परमानेंट हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सम टेक्नोलॉजी। बट दिस टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग दैट थिंग दैट यू कैन प्रेजेंट एनी abstract and complex concept in a very real form। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि ये सारी रियलिटी बनती कैसे हैं, ये ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं। आई थिंक अब तक पार्टिसिपेंट को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कुछ रेस्पॉन्स मुझे चाहिए, इधर टेक्स्ट और थम्स अप। आप लोग को समझ में आ गया है कुछ मैं बता रही हूँ आप लोग को? पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आगे हम देखने जाएंगे कि ये वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कैसे करते हैं। एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? यस और नो प्राची? एनी टेक्स्ट मैसेज वी आर रिसीविंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? अभी तक जितने मैंने बताया समझ में आया या नहीं? चलिए मैं और एक सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अ, जैसे हम सपने देखते हैं,
सपने में क्या देखते हैं, वो सपना एक इमेजिनरी है। जैसे मैं आप कोई भी कंटेंट यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मेरी इमेजिनेशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग से सिंप्लीफाई करके मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं यही कर रही हूँ। तो अक्सर जो टीचर जो भी कंटेंट समझाते हैं, अपने समझ के बेसिस पे बच्चों को या किसी को समझाते हैं, तो वो समझ है वो नहीं देख सकती हूँ मैं। अगर आप केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर H2O अगर फॉर्मूला है, या अगर आप मीथेन का फॉर्मूला लेके आ जाते हैं, या कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट का अगर ले आते हैं, तो जब पढ़ाते समय बच्चों को आप देखेंगे कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या है। लेकिन आपके माइंड में वो कंसेप्ट क्लियर है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, H2O का फॉर्मूला क्या है, CH4 क्या होता है, या बोर मॉडल क्या होता है, या रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे इमेजिनेशन में होता है, और हम उसको बहुत कोशिश करते हैं टीचिंग एड के तहत बताने के लिए बच्चों को कि देखो बच्चों, पहले H2O में ऐसी होती है, सिंगल बॉन्ड होता है, दो ऑक्सीजन होते हैं या एक ऑक्सीजन होता है। ये हम मॉडल बनाते हैं, बच्चों को मॉडल बना के हम उनको प्रेजेंट करते हैं। और बहुत बार बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, हम बच्चों को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। साइन थीटा या फिर आप कॉस थीटा देखे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ इसको यूज करते हैं हम? आपकी समझ में है, पर ये चीजों को आप बच्चों को कैसे समझाएंगे? बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आपको उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए या यूज करने के लिए आपको पता नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जितना अच्छा आपका समझ है ना, वो समझ को बच्चों के सामने में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जो चीजों को आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ये टेक्नोलॉजी उसको पॉसिबल बना रहा है, और बेहतर तरीके से रियल वे में आपको ये कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करता है ये टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पंचतंत्र हो गया, या फिर हम लोग विक्रम बेताल की जो कहानी सुनते हैं, तो विक्रम बेताल की जो कहानी जो है एक्चुअल में रियल नहीं है। हम उसको कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं। जैसे वर्ड विक्रम और बेताल आता है, तो आपको विक्रम एक राजकुमार आपके दिमाग में आया होगा इमेज, और एक वो स्केलेटन को अपने कंधे में डाल के जा रहा है, स्केलेटन अपनी कहानी सुना रहा है, जैसे राजकुमार सवाल कर देता है स्केलेटन उड़ जाएगा। यही हमारी कंसेप्ट है। तो क्या इसको हम एक रियल में प्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आते हैं। तो कभी खुद कभी विक्रम बेताल बन के देखते हैं, आप वो रोल प्ले कीजिए, और आपके ऊपर में स्केलेटन आया है और आपको स्केलेटन स्टोरी बता रहा है, तो आपको फील होगा मैं एक विक्रम बेताल हूँ और स्केलेटन मुझे कहानी सुना रहा है। तो ये कितना इमर्शन होगा। ये पॉसिबल है अगर एक एक हमारे लर्निंग कंपोनेंट्स है। जैसे हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ही बात की, हमने सोलर सिस्टम की बात की, हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मैथ के कंसेप्ट हो गए, साइंस के कंसेप्ट हो गए, जो बहुत अब्स्ट्रैक्ट है। चलिए एक एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हम इंटरेक्ट करते हैं, लर्निंग बहुत बेहतर हो जाएगी। दैट इज इमेजिनरी। तो वी आर ब्रिंगिंग दैट इमेजिनरी वर्ल्ड इन अ रियल फॉर्म, एंड दिस इज अ रियलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड इमर्सिव टेक्नोलॉजी। अभी हम आगे देखेंगे कि ये रियल वर्ल्ड जो है उसको हम एक सिंथेटिक वर्ल्ड के रूप में कैसे बनाएंगे। एक इमेजिनरी वर्ल्ड को एक रियल वर्ल्ड आप कैसे बनाएंगे, उसके क्या क्या कंसिडरेशन है, कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आप ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो ग्राफिक्स में पहले क्या होता है, अगर आपको पेड़ बनाना है तो पेड़ का आप स्केच बनाएंगे, स्केच बनाने के बाद में उसमें रंग भरेंगे, रंग भरने के बाद में आप उसमें पुराना पेड़ है या नया पेड़ है या कौन सा पेड़ है, उसके हिसाब से आप उसको कलर करेंगे। अगर आपको एनिमेशन बनाना है, तो एनिमेशन के लेके कैरेक्टर बनाएंगे, उस कैरेक्टर का एक एक रोल बनाएंगे। यहाँ भी आपको वैसा ही करना पड़ता है कि आप जब एक वर्चुअल वर्ल्ड में, जैसे विक्रम बेताल का स्टोरी हुई, तो एक एक विक्रम का कैसे, उसका जंगल का, विक्रम का, क्लेटन का, सारे चीजों को आप वहां पर क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। उस सारे कैरेक्टर को आप एक ग्राफिक्स फॉर्म देंगे। उस ग्राफिक्स फॉर्म को फिर आप कैसे बनाएंगे, उसका कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, उसको डे में प्रेजेंट करेंगे या नाइट में प्रेजेंट करेंगे, जंगल कितना डेंस होगा, या समुंदर होगा कि डेजर्ट होगा कि जंगल होगा,
कैसा डेजर्ट होगा, कैसा जंगल होगा, क्या हम विक्रम बेताल को हिमालय पे चला सकते हैं? तो ये सारी इमेजिनेशन स्टोरी को हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला चीजें हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मॉडलिंग। और ये रियल वर्ल्ड में आपके 2D ग्राफिक्स यूज नहीं होते हैं, 3D ग्राफिक्स यूज होते हैं। जो 3D ग्राफिक्स, जिसको 360 डिग्री में आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप बाकी सेशन में सीखेंगे एनिमेशन और ग्राफिक्स और इमेज बनाने में, जो आपके 3D नहीं होंगे, वो 2D होंगे। और खासियत ये है कि इस टेक्नोलॉजी में हर एक ग्राफिक्स यहाँ पे 3D होंगे। और ये 3D ग्राफिक्स के लिए हमें स्पेशल जो है आपको सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे और मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद में सेकेंड आता है एनिमेशन। एनिमेशन जो है एक्चुअली एनिमेटेड, एनिमेटेड मतलब क्या है? मोशन देना कोई भी क्रिएचर को, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन देना। तो मोशन किस में होती है? एनिमल में होती है। जो एनिमल मूव कर सकता है या लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, इसलिए आप जो बहुत सारे एनिमेशन में देखेंगे कि पेड़ भी एक बात कर रहा होता है, बादल भी बात कर रहा होता है, एक कार भी बात कर रहा होता है, हर ऑब्जेक्ट बात कर रहे होते हैं। मतलब हम उसमें मोशन दे रहे हैं। तो इस रियल वर्ल्ड, इस वर्चुअल रियल वर्ल्ड में भी हमें हर एक ऑब्जेक्ट को एनिमेटेड फॉर्म में डालना है। उसके बाद में कैरेक्टर। कैरेक्टर, ये किसका क्या रोल है? विक्रम का क्या रोल होगा, बैताल का क्या रोल होगा, वो पेड़ के क्या रोल होंगे या पौधे के क्या रोल होंगे? अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन का क्या रोल होगा, बॉन्ड के क्या रोल होंगे, हाइड्रोजन के क्या रोल होंगे। ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर का जो सारी चीजों को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। और डिफाइन करने के बाद में हम एक, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, जहां से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उस मीटिंग में क्या है कि आपका रूम का एक इन्वायरमेंट है। रूम का जो इन्वायरमेंट है, आप उस रूम, आपका क्लासरूम हो सकता है, आपका लिविंग रूम हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, या कहीं भी बैठे हैं, तो उस रूम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। वैसा ही जब हम अल्टरनेट वर्ल्ड बनाएंगे तो उस रूम का, उस वर्चुअल वर्ल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें बनाना पड़ेगा। देन इंटरेक्टिविटी, जैसे आपके रूम में जितने सामान है, आप सारी चीज से इंटरेक्ट करते हैं, टेबल से इंटरेक्ट करते हैं, चेयर से, नोटबुक से, तो हर एक चीजों से जब रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं, वैसा ही जो ऑब्जेक्ट आप वर्चुअल वर्ल्ड में रखेंगे उनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। और वो इंटरेक्शन तभी होगा जिसमें एनिमेटेड और आपका 3D कैरेक्टर्स होंगे। अब मैं आपको और एक चीज बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये थोड़ी सी कोर है, एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी। जब इसको बनाते हैं, आपके सवाल में मन आ रहा होगा क्या मैं ये बना सकता हूँ? हाँ, आप बना सकते हैं। पर ये जो रियलिटी इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें एक एक्सपर्टीज बननी पड़ेगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में। हालांकि हम कंटेंट में तो एक्सपर्ट हैं ही, तो कंटेंट के साथ हमें और दो एक्सपर्ट चाहिए, जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जो एक्सपर्ट है और दूसरे जो ग्राफिक्स बनाने में। तो ये सारी, ये टीम वर्क है। इस एनवायरमेंट या घर आपके अकेले नहीं बनता है, या फिर आपके जो घर बनाते समय एक अकेले बंदा पूरा घर नहीं बना देता है। उसमें एक पेंटर चाहिए, एक डिजाइनर चाहिए, आपको एक बिल्डिंग बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। सबकी कोलैबोरेटिव एफर्ट के बाद में आपका रूम का शेप आता है, आपके घर का एक माहौल बनता है। वैसा ही जब हम वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं तो वहां क्या क्या हमें एलिमेंट्स को कंसिडर करना पड़ता है, जिससे आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना सकते हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट जिसको हम कहते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। जैसे मैंने अभी ये बताया, आपके जो रूम के जो अपने जो जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस उस रूम में जितनी भी ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी अपनी एक रिलेशनशिप है। चेयर और टेबल का अपना रिलेशनशिप है, टेबल और लैपटॉप की अपनी एक रिलेशनशिप है। वैसा ही आप जब वर्चुअल वर्ल्ड बनाएंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ में रिलेट करेंगे, और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी के कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे आप अपने रूम के जो कलर हैं, कलर सेलेक्ट किए हैं, या फर्नीचर को जो सेलेक्ट किए हैं, उसकी एक शेप है, साइज है, वेट है, कलर है, उनकी एक प्रॉपर्टीज है। तो जैसे आप वर्चुअल वर्ल्ड बनाएंगे उसमें भी सारे ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो जब भी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में जब हम प्लान करते हैं या प्रोग्राम करते हैं कि हमें एक पैरेलल वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड बनाने हैं, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो एनिमेशन में भी आप जो कंपोनेंट्स को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी क्या क्या एलिमेंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट टोपोलॉजी, आपके रूम की टेम्परेचर कितनी होगी,
30 डिग्री होगी या 34 डिग्री होगी। तो वैसा ही हमें यहाँ पर अपने रूम इन्वायरमेंट, जो वर्चुअल इन्वायरमेंट की टोपोलॉजी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके रूम की जैसे हाइट है, क्लासरूम की हाइट होती है या लैब की हाइट होती है, आपको इस वर्चुअल वर्ल्ड में वो सारी चीजें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ ऑब्जेक्ट सारे 3D फॉर्म्स में रहेंगे, ताकि आप हर एक ऑब्जेक्ट के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में इंटरमीडिएट्स, आप एक एक ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, जो हमने इंटरफेस की बात की थी। एक ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं या आप सुन सकते हैं, आप सुनेंगे या छुएंगे या उसको देखेंगे। ये चीजों को भी हमें इंटरमीडिएट्स में डिफाइन करना होता है। और कंट्रोल कैसे करेंगे एक एक ऑब्जेक्ट को, जैसे आपके घर में जब आप रूम सफाई करते हैं तो एक एक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं, ये सारी चीजें भी हम वर्चुअल वर्ल्ड में करते हैं। अभी आता है वर्चुअल प्रेजेंस, जिसकी हमने बात की अभी स्टार्टिंग में हमने बात किया था वर्चुअल प्रेजेंस। वर्चुअल प्रेजेंस इज नथिंग फीलिंग ऑफ एक्चुअली बीइंग इन द एनवायरनमेंट, दैट इज द कंप्लीटली साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूंगी, मैजिक, जो हम जादू देखने जाते हैं, तो जादू एक्चुअल में क्या होता है, हमारा मेंटल प्रेजेंस होती है। और मेंटल प्रेजेंस कैसे होता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसको मैजिशियन क्या करता है, ट्रिक्स करता है या इल्यूजन में लेके आते हैं। ट्रिक करते हैं मतलब इनको धोखा देते हैं, आंखों को धोखा देते हैं, और हम जब भी देखते हैं ये मैजिक हो गया। ये मैजिक पॉसिबल इसीलिए है, जब हम इस टेक्नोलॉजी को बनाते हैं या यूज करते हैं, तो हमारी ह्यूमन की जो आई की जो कैपेसिटी है 25 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब कोई भी चीजें आपकी आंखों के यहाँ से गुजरती है या कुछ भी चीजें आई साइड से गुजरती है, तो 25 फ्रेम, मतलब 25 फ्रेम आपके आंखों से गुजरेगी 1 सेकेंड में, तो आप उसको देख सकते हैं, आपका आई उसको कैप्चर कर सकता है और बताएगा कि ये रियल है। अगर आपकी आंखों से अगर वो 25 से ज्यादा फ्रेम पर सेकेंड में मूव करता है, तो आपको लगेगा कि ये मैजिक है, वो जादू है। ये कुछ नहीं है, आंखों का धोखा है, जो प्रेजेंट करने वाले कितने फास्ट उस ऑब्जेक्ट को आपके आंखों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वर्चुअल प्रेजेंस वही चीजें इंश्योर करता है कि जितने भी उस इन्वायरमेंट में, वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे, वो कितना फास्ट प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ द कंप्लीटली दिस इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। और वर्चुअल प्रेजेंस जो हम अक्सर स्कूलों में कहते थे, हमारे टीचर्स कहते थे, फिजिकली यू आर प्रेजेंट पर मेंटली यू आर एब्सेंट। तो दैट मेंटल एब्सेंट इज नथिंग, दैट इज द वर्चुअली यू आर प्रेजेंट इन योर इमेजिनरी वर्ल्ड। So the present in the virtual world to the user with the synthetic stimuli to one or more senses to respond to user position and action। जैसे मैं आपको कहानियां बता रही हूँ तो आप पार्शली अपने वर्चुअल वर्ल्ड में हो, या फिर मैं आपको कुछ पूछूंगी तो आपको कुछ समय के लिए आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने आपको सवाल क्या पूछा। तो दैट एब्सेंस इज एक्चुअली यू आर प्रेजेंट इन योर imaginary world, and there in your imaginary world you are interacting with your object। द नेक्स्ट इज सिंथेटिक स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई उसमें हमने क्रिएट किया वो सिंथेटिक है, कंप्यूटर जनरेटेड है, दैट ऑफन ड्रॉन आउट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू डिक्रीज मेंटल प्रेजेंस इन द रियल वर्ल्ड। तो जैसे अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आसपास की जो चीजें हो रही है, घटनाएं, आपके सेंस ऑर्गन्स उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहीं पर है, जब हम इमर्शन होते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन्स बाकी जो इन्वायरमेंट के साथ में उनकी इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाती है या सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट चीजों में मेंटली प्रेजेंस हो जाते हैं या फिर हम इमर्स हो जाते हैं। और ये सारे इस इन्वायरमेंट में या वर्चुअल वर्ल्ड में हम 3 सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं, जो है हमारा विजुअल, ऑडियो एंड हेपाटिक। देन मेंटल प्रेजेंस, ये डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया उस वर्चुअल वर्ल्ड को बनाए हैं, कितना बढ़िया अपने ग्राफिक्स बनाए हैं। देन डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप कितने इसमें इन्वॉल्व हो। अगर मेरी टॉक आपको या ये प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, दैट शोज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। तो जितने इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप मीडियम को कितना स्ट्रांग बनाए हैं, जहां जितने भी सिंथेटिक स्टिमुलस है वो कितने इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव है। देन रियलिस्टिक डिस्प्ले इंक्लूड साइट, साउंड एंड टच अफेक्ट द लेवल ऑफ मेंटल एंड वर्चुअल प्रेजेंस। सेंसरी फीडबैक, जब हमें इमिडिएटली कोई फीडबैक मिलता है तो हम उसमें और इन्वॉल्व हो जाते हैं और इमर्स हो जाते हैं। तो सेंसरी फीडबैक जो कि हम लोग नॉर्मली इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जिसको कहते हैं रियलिस्टिक सिस्टम प्रोवाइड डायरेक्ट सेंसरी फीडबैक अकॉर्डिंग टू द फिजिकल लोकेशन, एंड मोस्ट फीडबैक इज प्रोवाइडेड विद विजुअल एंड
एम्पैथिक इंफॉर्मेशन, यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में जो भी चीजें मिलेगी आपको विजुअल मिलेगा और टच से मिलेगा। देन ऑटोमेटिकली मेजर द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रियल एनवायरनमेंट। जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और रियल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट होगी या ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, वैसा एग्जैक्टली वर्चुअल वर्ल्ड या पैरेलल वर्ल्ड में भी होता है, जिसको हम लोग वर्चुअल रियल वर्ल्ड कहते हैं। देन इंटरेक्टिविटी एंड पर्सपेक्टिव। अब मैंने स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन मार्क्स आपको दिखाए थे उसमें यही चीजें था कि आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे। दैट इंटरेक्शन इंश्योर योर परसेप्शन एंड दैट परसेप्शन लीड यू टू द डिसीजन मेकिंग एंड योर एक्शन। तो यहाँ इन्वायरमेंट में भी, उस सिंथेटिक वर्ल्ड में भी आप एक परसेप्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इंटरेक्शन के थ्रू, एंड दैट इंटरेक्शन लीड टू योर डिसीजन मेकिंग एंड दैट डिसीजन मेकिंग डिटरमाइन योर एक्शन। जहां पर हम लर्निंग थ्योरीज को यूज करते हैं, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। So this ability, this interactivity is nothing. This is ability of the user to affect computer generated environment, जिसको हमने बात कर लिया है ऑलरेडी। और जैसे आपकी जो, आप रूम में बैठे हैं, आपके पोज है, आपके गेस्चर है, आप कैसे बैठे हुए हैं, खड़े हैं या बैठे हैं या सुन रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज आप कर सकते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में। तो इसमें लिखा हुआ है एक्टिविटीज लाइक पोज, गेस्चर, एक्शन, गेज, डायरेक्शन एंड स्पीड। ये सभी चीजें पॉसिबल होती है हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में। देन पर्सपेक्टिव, उसके बेसिस पे हमारा जो परसेप्शन है वो चेंज होता है। आप जैसे इस ट्रेनिंग में आप वर्चुअली आप जुड़े हुए हैं, तो इस ट्रेनिंग सेशन, ये 5 दिन के बाद में आप देखिएगा आपके परसेप्शन में क्या चेंजेस आया है। मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है कोई सेशन आपको बहुत अच्छा लगा, कोई लगता है कि चलेगा, और कुछ सेशन लगता है आपको दोबारा सुनना चाहिए। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, जब आप वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, तो जैसा आप सोच लीजिए अगर फुली इमर्स हो जाएंगे तो किस तरीके से आप लर्निंग कर सकते हैं बेहतर। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फाउंडेशनल जो बैकग्राउंड क्या है या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है इस टेक्नोलॉजी, जो हम कॉग्निटिव एबिलिटी, जो न्यूरो साइंस को लेते हैं, तो ये कम्प्लीटली ह्यूमन जो परसेप्शन जो है, हमारे नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। दैट परसेप्शन, 3 पॉइंट दिया हुआ, परसेप्शन, मोटर एबिलिटीज एंड योर कॉग्निटिव एबिलिटी। सो परसेप्शन के बारे में हमने भी बात किया। मस्कुलर एबिलिटी, मस्कुलर जो मस्कुलोस्केलेटन जो सिस्टम है, जो आप हाथ पांव को मूव करते हैं, जो कि इंट्रैक्शन करते हैं, जो लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं, तो वैसा लर्निंग एंड डूइंग जो है, टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के जो है पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं देख रही हूँ तो हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, बॉन्ड बना के देख सकते हैं। तो ये मोटर एबिलिटी भी इस वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं। और उसके बाद में आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज में तो इन्वॉल्व हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन एजुकेशन में, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। अब ये सारी चीजें आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। आप जितना मुझे सुन पा रहे हैं उतना ही आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की खासियत है डिस्प्ले। कितनी बेहतर तरीके से वो 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, और जो भी हमने एक पैरेलल वर्ल्ड बनाया है, जितने बहुत सारे ग्राफिक्स डाले हैं, उसको देखेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप और हम भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के तहत ही। तो डिस्प्ले है क्या? डिस्प्ले द refers on any methods of presenting information to human senses, and in this context sight, hearing and touch frequently used to transmit synthetic stimuli in a virtuality, same way now we are doing। आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने स्क्रीन को टच कर सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, और आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी इसी टेक्नोलॉजी, इमर्सिव टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ऑन द यूजर परसेप्शन एंड द वर्चुअल वर्ल्ड एंड द फिजिकल परसेप्शन ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड बेस्ड ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले। क्योंकि जितना अच्छा ग्राफिक्स होगा उतना अच्छा इमर्शन होगा, और वो हमारे परसेप्शन को चेंज करेंगे। Then virtual reality system trick the sense by displaying computer generated stimuli that replace stimuli from the real world. Yes, this tricks our sense organs. तो कोई parallel world जो बनती है वो हमारे सेंस को ट्रिक्स करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 एलिमेंट्स है जिसको हम कंसिडर करते हैं एक पैरेलल वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड या सिंथेटिक वर्ल्ड या मेटावर्स बनाने के लिए, ये सारी चीजों को हम कंसिडर करते हैं। अगर ये सारी चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे तो हम जो इमर्सिव कंटेंट बना ही नहीं पाएंगे। जब इमर्सिव कंटेंट बन जाता है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम उस सारे कंटेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो पहला चीज है जिसको हम कहते हैं AR
or augmented reality. Augmented reality is defined as the superimposition of computer generated perceptual information over the existing physical surroundings. जिसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। डेली हम लोग आईना देखते हैं या मिरर देखते हैं। वो मिरर में क्या देखते हैं आप? आपकी परछाई देखते हैं या इमेज देखते हैं? तो वो इमेज रियल है या आप रियल है? रियल आप है, लेकिन अपना जो रिफ्लेक्शन आप मिरर में देख रहे हैं, तो 50% आप फिजिकल वर्ल्ड में है और 50% जो इमेजिनरी वर्ल्ड, जो इमेज की फॉर्म में आ रहे हैं। और वो इमेज आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आज मैं दिख कैसे रहा हूँ, आज मुझे कैसे दिखना चाहिए, या फिर अपने आप को सजाते हैं या संवारते हैं। तो दैट शोज 50% यू आर इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, दैट इमेज क्रिएटेड वर्ल्ड, एंड इन 50% यू आर इन अ फिजिकल वर्ल्ड। तो दिस एआर एप्लीकेशन का कहानी भी यही है, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी भी यही है। और जैसे आप मिरर यूज कर रहे हैं, वैसे ही भी जो ग्राफिक्स को यूज करने के लिए हम स्मार्टफोन और टैबलेट यूज करते हैं। जैसे हम ग्लास पहनते हैं, एक्सपेक्ट पहनते हैं, वैसे यार ग्लासेस भी आ गए हैं और हेडसेट भी आ गए हैं। ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। और अभी मैं कुछ एग्जांपल में दूंगी आर ऐप के लिए। हालांकि अभी आर ऐप बहुत मार्केट में अवेलेबल है। हमारे एनसीईआरटी के जो एआर ऑगमेंटेड रियलिटी ही पाठशाला एआर ऐप है, हम लोग टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं। तो मे बी नेक्स्ट ईयर या इस साल के अंदर हमारे एनसीईआरटी एआर ऐप आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे ये चीज। दूसरी जो एआर ऐप है, जो स्काई व्यू है, एआर लूपा है, जो बेसिकली एजुकेशनल एआर ऐप है, तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल एआर का है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड को हमें क्या स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद में सारी डिटेल डिजिटल इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे आ जाती है। तो दैट इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ योर एआर। हम आगे देखते हैं कि एआर कैसे हमारे टीचिंग लर्निंग में सपोर्ट करेंगे। Yes, this is a collaborative. We are sharing the experience. AR can create shared experience for students, allowing them to collaborate on project, solve problem together, and learn from each other in a more engaging way. आप आईना देखते हैं, आप खुद का देखते हैं, अगर सब लोग मिलके एक आईना देखेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वैसा ही एआर ऐप में बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट है जो बच्चे खुद से क्रिएट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर करेंगे। देन इंटरैक्टिव गेम्स हो सकते हैं, वर्चुअल टूर्स हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल है एक्सेसिबिलिटी के। जो स्टूडेंट डिसेबल हैं, जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज है, स्लो लर्नर्स है, उनके लिए ये ऐप बहुत ही हेल्पफुल है। ये एग्जांपल है हमारे एनसीईआरटी पाठशाला ऐप का। देन वर्चुअल रियलिटी, जिसके बारे में हमने काफी बात किया, ये कुछ नहीं है, कंप्यूटर साइंस और जो बिहेवियरल इंटरफेस टू सिमुलेट in the virtual world, and we are using the 3D entities, 3D objects, और हमारे सूडो नेचुरल इमर्शन होता है हमारे सेंसरी मोटर के तहत। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। हमने देख लिया वर्चुअल रियलिटी का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या क्या है। यहाँ वीआर हेडसेट देख सकते हैं, हाथ में आप कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, 2 कंट्रोलर है, और ट्रैकिंग सिस्टम है जो हमारे पोजीशन को ट्रैक करता है कि आप वर्चुअल वर्ल्ड, जैसे अपने रूम में आप घूम रहे हैं, वैसा ही वर्चुअल वर्ल्ड में आप कैसे घूमेंगे, ये सारी चीजें डिवाइस यूज होता है ट्रैक करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं फीचर्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी क्या है, दैट इमर्सिव इन नेचर एंड इंटरैक्टिव इन नेचर एंड मल्टी सेंसरी ऑर्गन, जो लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। तो यहाँ मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग के लिए। ये जो हेडसेट्स होते हैं स्पेशली हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले ग्लासेस होते हैं, जो कि नॉर्मल ग्लासेस से अलग होते हैं, वाइड फील्ड ऑफ व्यू होते हैं। देन कंफर्ट एंड एग्रोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो होते हैं जो हम बना नहीं पाते हैं, उसको बनाने के लिए काफी समय लगता है और काफी फंड पैसे भी लगते हैं, तो वो सारी चीज इजीली हमारे लिए हेडसेट के तहत अवेलेबल होता है। देन एजुकेशन, यस, विजुअलाइजिंग द कम्प्लेक्स कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हार्ट है या किडनी है या हमारा ब्रेन है, वो कम्प्लेक्स कंसेप्ट को आप कैसे दिखा सकते हैं बच्चों को, तो ये कम्प्लेक्स कंसेप्ट हम विजुअलाइज कर सकते हैं। मैथ्स के जो स्पेशियल जो रीजनिंग है, वो बहुत सारी चीजों हम बच्चों को दिखा सकते हैं जो इंजीनियरिंग और डिजाइन में काफी यूज होता है। एंड यस, दिस इम्प्रूव मेमोरी एंड हेल्प इन रिटेंशन।
देन मिक्स रियलिटी, आप ये ग्राफिक देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। जो मिक्स रियलिटी है, ब्लेंडिंग द AR एंड VR। तो आप ग्राफिक्स से समझ पाएंगे कि एक बच्चा कैसे सोलर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि मैंने ये प्रेजेंटेशन में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सोलर सिस्टम से इंटरेक्ट बच्चे कैसे कर सकते हैं। तो क्लासरूम में बच्चा हेडसेट के तहत, एक हेडसेट के माध्यम से वो सोलर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। की कैरेक्टरिस्टिक्स है, रियल टाइम है, और स्पेशियल अवेयरनेस है, ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस है, और कोलैबोरेशन है। तो आप एक एक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स में देख सकते हैं। लैब में एक स्टूडेंट्स लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो हाथ में एक्चुअली हमें और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उस स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है, वो टेस्ट ट्यूब और पीपेट पकड़ी हुई है और वहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। This is the power of this immersive technology. And why this mixed reality in education is enhance engagement and individualized, or you can say personalized learning and experiential learning, जो हम NEP में भी बात करते हैं, experiential learning को बढ़ावा देना, और ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करता है experiential learning. Then accessibility, anytime, anyone, that maybe you having a physical disability and mental, जो slow learners है, वो भी यहाँ पे different different learning style के बच्चे भी इस कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस 360 डिग्री इमर्शन, हमारे आगे एक पार्ट, हमारे जो रिसोर्स पर्सन है आपको 360 डिग्री इमर्शन और वर्चुअल लैब के बारे में बताएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे ये हमें टीचिंग लर्निंग में भी हेल्प करता है। पर उससे पहले और एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड इन आवर पेडागोजिकल process. So this is increased engagement, improve retention, personalized learning and enhance collaboration. आप इस ग्राफिक्स को देख के भी समझ सकते हैं, जो कि मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। हार्ट का स्ट्रक्चर है और बच्चे कैसे मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही हैं। Now that how this is going to help in this assessment. अब तो हम पेडागोजिकल पार्ट भी देख लिए, टेक्नोलॉजीज के बाकी फीचर्स को भी देख लिए। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं असेसमेंट में। ये सिमुलेशन बेस्ड असेसमेंट होंगी, बच्चे जितना इंटरेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे जो है, बच्चों की एक्टिविटी जो है रिकॉर्ड हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेंगी। देन स्किल बेस्ड असेसमेंट, वी कैन नॉट डिनाई द 21st century स्किल्स, दैट इज डिजिटल स्किल। तो बच्चों की यहाँ स्किल एनहांसमेंट भी होंगी। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो है, जो वर्चुअल वर्ल्ड में अब्स्ट्रैक्ट को रियल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, जहां बच्चों को इजी होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन फॉर्मेटिव फीडबैक, इमीडिएटली द स्टूडेंट विल गेट फीडबैक एंड दैट हेल्प अस देम टू लर्न बेटर। एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही क्रिएटिव डिजाइन, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन, सो मेनी कंसेप्ट्स आर देयर, वी कैन नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों को एक वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएटिविटी के लिए ऑप्शन देंगे। देन गेमिफाइड असेसमेंट, जितना अच्छा मतलब गेम डिजाइन करेंगे, गेम कुछ नहीं है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो एक बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। तो ये इमर्सिव इन्वायरमेंट, जो कि बहुत सारे डिजिटल गेम हमारे हैं, आप भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, अगर एजुकेशनल कंटेंट को अगर गेमिफाइड कर दिया जाए तो बच्चे कितने इंजॉय के साथ खेल सकते हैं उसको। एंड ऑफ कोर्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, जैसे हम आप क्लासरूम में टीम वर्क बच्चों को कराते हैं, वैसा ही वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे टीम वर्क कर सकते हैं। Challenges and consideration. Of course, this is a challenge, that is the cost of the hardware and software is very high. तो हम और आप इंडिविजुअल इस हार्डवेयर का कॉस्ट को बेयर करना या उसको खरीद पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। साथ में टीचर ट्रेनिंग, आप और हम आप ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, जो सारी टीचर्स को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे उस टेक्नोलॉजी को आप टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट में यूज करेंगे। और एक चैलेंजेस है टेक्निकल सपोर्ट, ये डिवाइसेस को हैंडल करना और कंटेंट को बनाना, इसके लिए हमें एक टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है हमेशा, जो हमें हमारे लिए एक चैलेंज है। एंड आई थिंक आने वाले समय में हम इसको जरूर ओवरकम कर लेंगे। तो ये रही आज की सेशन। और लर्निंग वोंट चेंज अंटिल प्रोफेशनल लर्निंग चेंज। जब तक हम और आप नहीं लर्न करेंगे, तब तक हम बच्चों में कोई लर्निंग चेंजेस नहीं ला सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेरी? थैंक यू सो मच मैम। इतना इंफॉर्मेटिव सेशन था, और जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, जिससे कि मैं तो कनेक्ट कर ही पाई। मुझे लगता है, आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कनेक्ट किया होगा कि AR VR और XR ये सब क्या है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हैंड रेज है, तो हम क्वेश्चन, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अनम्यूट कर दें उन्हें, ताकि वो अपना क्वेरी पूछ पाए।
मैम नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम यूपी से आगरा से श्रीकांत मिश्री। मैम एनसीईआरटी का यू cited the one example of e-पाठशाला, so kindly repeat that one मैम। ओके, एक्चुअली एआर जो ऐप है, जो कंटेंट बनाने के बाद जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो है, ये ऐप जो है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल और टैबलेट के तहत आप उस कंटेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होता है, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी के पास भी एआर ऐप है, जो एनसीईआरटी के जितने भी हमारे जो एजुकेशनल कंटेंट है, मोर देन 100 हमारे 3D मॉडल्स थे। तभी हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, जैसे अपग्रेड हो जाएगा नई टेक्नोलॉजीज के साथ, तो अपग्रेड होने के साथ ही हम इसको लाइव कर देंगे, आप लोग को पता चल जाएगा वो लाइव हो गया है, हम एडवोकेसी भी कर देंगे। तो इसमें एनसीईआरटी के जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं आपके क्लास 1 से लेके 12 तक, जहां सुटेबल हो सकते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को या अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को या डिजिटल फॉर्म में हम लोग एआर ऐप में लेके आएंगे। So is it not दिस इज अंडर implemented द yet? प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग। So it is not implemented yet. ये सर, Is it implemented? नो, दिस इज वी आर अपग्रेडिंग द सॉफ्टवेयर नाउ। Thank you. Thank you. वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर या फिर आई के जो एप्पल के जो स्टोर में जाएंगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में हमारे जितने भी एनसीईआरटी के जो कंटेंट्स होंगे, जो रिलेवेंट होंगे, सारे कंटेंट आपको 3D फॉर्म में अवेलेबल होंगे, आप उसको स्कैन करके यूज कर सकते हैं। इज एनी व्हाट्सएप ग्रुप इज पैरेलल? नो, दैट इज डिफरेंट। पैरेलल वर्ल्ड मतलब, और ये जो चीजें हैं अलग है। पैरेलल वर्ल्ड जैसे आपका फिजिकल वर्ल्ड है ना, वैसा ही और एक हम वर्ल्ड बनाएंगे। वो वर्ल्ड में सारे कंटेंट डिजिटली होगा। तो व्हाट्सएप हमारा पैरेलल वर्ल्ड नहीं है, एक एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है वो। एनी मोर क्वेश्चन? अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल अनम्यूट यू। आई थिंक मैम सब क्लियर है काफी, क्योंकि मैं चैट में भी देख रही थी। एक हैंड रेज हुआ है, आई थिंक बलबीर जी, HP बलबीर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम्म। ओके, थैंक यू। हालांकि ये टेक्नोलॉजी से हमें ओरिएंट होना जरूरी है, और एक एनबीएस रंजीत रंजीत और रंजीत जी पूछिए क्वेश्चंस। नमस्ते मैडम। हाँ। मैडम आपने जो टेक्नोलॉजी का अभी बात किया था, हम्म। जैसे कि जो लास्ट द प्रीवियस स्लाइड बिफोर द लास्ट स्लाइड, उसमें कुछ इक्विपमेंट्स की हम्म। जरूरत पड़ती है ना, जो ऑगमेंटेड रियलिटी, जो मतलब एंड यूजर मतलब स्टूडेंट्स को फील करने के लिए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा ना। हम्म। तो मतलब हमारे इनमें, टीचर्स के इनमें और स्टूडेंट के इनमें, दोनों तरफ ये इतना सारा हार्डवेयर डिवाइसेस इंस्टॉल करना, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? जी सर, जैसे पहले हमारे लिए चैलेंज था कि आईसीटी लैब सेटअप करना, तो आज हाँ हमारा मैम। आईसीटी लैब बन गए हैं। तो हाँ। आने वाले समय में सरकार जरूर सारे जो अभी एनडीएस में शुरू हो चुका है ये चीजें, केवीएस में भी, तो स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट है उनको भी ये बोला जाएगा कि आप ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैब सेटअप, तो गवर्नमेंट को ये देना पड़ेगा, ताकि हम ये जो इमर्सिव कंटेंट उनको दे सकते हैं। कॉस्टली तो है ये, हार्डवेयर भी, डेवलपमेंट भी, ये सारी चीजें थोड़ी कॉस्टली है, तो आई थिंक आने वाले समय में ये चैलेंज हम ओवरकम कर लेंगे। हाँ, क्योंकि दीपक खालको जी। क्योंकि हम कुछ लास्ट ईयर हमें ट्रेनिंग मिला था स्टूडियो, उसने स्टूडियो भी दिखाया था एनसीईआरटी में। उसी हाँ। लेवल का स्टूडियो अगर हम स्टेट लेवल में, या अपना मैं एनवीएस का हूँ तो एनवीएस के लेवल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट है ना, मतलब एटलीस्ट हर एक स्टेट में एक तो होना चाहिए। जी सर, आई थिंक कितने? एनबीएस ने ये शुरुआत कर ली है ये चीजें, ओके। तो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी इमर्सिव है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, तो धीरे धीरे हमारे स्कूल में आ जाएंगे। हाँ, दीपक खालको जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, ये गूगल में एआर का कुछ साइट वेबसाइट दिया होगा ना, कुछ बता देते हैं, ट्राई करते हैं।
आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आप टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिख दीजिए ना। एक क्वेश्चन आया था कि कैसे कंटेंट को क्रिएट करते हैं। ये कंटेंट क्रिएशन जो इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये ग्रुप एफर्ट है, टीम एफर्ट है। क्योंकि इसमें जब हम कंटेंट, रियल कंटेंट बनाते हैं, रियलिटी कंटेंट, तो इसमें प्रोग्रामर, जो खासकर जो गेम इंजन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो प्रोग्रामर हमें चाहिए। और साथ में हमें ग्राफिक्स डिजाइनर, जो गेम इंजन प्लेटफॉर्म, अगर कोई कंप्यूटर साइंस से होंगे तो समझ पाएंगे, गेम इंजन प्लेटफॉर्म है जो यूनिटी है, अनरियल है, गोडॉट है, क्राई इंजन है, जहां पर ये सारे इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। कंप्लीटली प्रोग्रामिंग बेस है, C++, जावा और सी शार्प यूज करते हैं। और रहा ग्राफिक्स डिजाइनर, तो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे 3D ग्राफिक्स है, माया है, ब्लेंडर है, ठीक है, और लुमियन प्रो है। ये सारे ग्राफिक्स यूज किया जाता है 3D बनाने के लिए। उसके साथ हम और आप जैसे एकेडमिक्स है, तो जो हम एजुकेशनल कंटेंट को रियलिटी में बनाने हैं, तो हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, स्टोरी बोर्ड बनाने होते हैं। कि अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है, क्लास 9 के जो चैप्टर्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन या एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो वो सारी चीजों को स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है। स्टोरी बोर्ड के तहत जैसे हमारे ग्राफिक्स डिजाइनर है, वो ग्राफिक्स बनाएंगे, उसके बाद गेम इंजन प्लेटफॉर्म में सारी चीजों को असेंबल करके इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये टीम एफर्ट है। इसके लिए काफी लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग को ये समझना है कि इस कंटेंट को हम हमारे एजुकेशन में रीपर्पज कैसे कर सकते हैं, ना कि हम ये क्रिएट। मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बताई हूँ कि कैसे क्रिएट होता है। आप समझ जाओगे कि रियलिटी इन्वायरमेंट है क्या, पर इंडिविजुअली हम इसको नहीं बना पाते हैं, खूब टीम एफर्ट के साथ बनाते हैं। गूगल में AR VR की अवेलेबिलिटी बताएं। गूगल की अपनी सर्विसेज हैं, और हमारे अगर NCERT सिलेबस, हमारे स्कूल कंटेंट का जो कंटेंट है, उसको बनाना होगा तो हमें और आपको ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे कोई प्राइवेट कंपनी या कोई दूसरे लोग बना देते हैं, तो हमारे बच्चों की जरूरत और हमारे टेक्स्ट बुक की जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों की रिक्वायरमेंट, वो अलाइन नहीं हो पाता है। तो ये हम और आप ही मिलके पहले एकेडमिक लोग जो है इन्वॉल्व होंगे कि हमें कौन सा कम्प्लेक्स कंसेप्ट है जिसको हमें VR या AR के फॉर्म में बनाने हैं। और कुछ क्वेश्चंस? आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्राची। हम लोग नेक्स्ट सेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सारे आंसर मैं चैट बॉक्स में आपको आंसर दे देती हूँ। जी मैम, बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, अब मैं नेक्स्ट सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी मिस निधि अगलखा। हमारे जो अगले सेशन, अगले पार्ट के जो रिसोर्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई वेलकम यू मैम, मिस निधि अगलखा का। थैंक यू मैम। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी होस्ट को कि प्लीज आप सबको म्यूट कर दीजिए। मिस निधि अदलखा का शिक्षा के क्षेत्र में 11 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में मैम CIT NCERT में सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही वह NCTE में मेंटर के रूप में भी जुड़ी हुई हैं, जहां वह कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्शन रिसर्च तथा ICT इंटीग्रेटेड लेसन प्लानिंग जैसे विषयों पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। हाल ही में उन्हें नेशनल स्कूल अवार्ड 2025 में एज पैनलिस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, जहां पर उन्होंने एडटेक इंटीग्रेशन एट ग्रासरूट लेवल स्कूल ऑफ टुमारो एज वी प्रिपेयरिंग और जस्ट होपिंग पर अपने विचारों को साझा किया है। मैं आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो बॉबी मैम ने बहुत डिटेल में बताया है कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। तो हम वर्चुअल लैब्स के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। मैं आपको बहुत क्विकली एक प्रेजेंटेशन के थ्रू वर्चुअल लैब से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और उसके बाद हम दीक्षा पे जो वर्चुअल लैब्स हमारे अवेलेबल है, उसकी मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो आप बस एक सेकेंड, मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे प्रेजेंटेशन पे। और अभी का
तो मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि वर्चुअल लैब्स होता क्या है। तो वर्चुअल लैब्स में हम फिजिकल लेबोरेटरी को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिजिटल सिमुलेशन है। सिमुलेशन का मतलब है हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपको फिजिकल लेबोरेटरी में फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज हम कोशिश करते हैं कि आपको वर्चुअल लैब में भी मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके स्कूल में या तो फिजिकल लेबोरेटरी नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट करना क्यों जरूरी है, एक्टिविटीज करना क्यों जरूरी है, वो भी नहीं समझ पाते हैं। सो इस वजह से एनईपी 2020 ने भी रेकमेंड किया था कि हर बच्चे को ये मौका मिले कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके, और इसीलिए दीक्षा पर वर्चुअल लैब्स बनाया गया है। तो हम उन पर जरूर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हमें फायदा मिलता है वर्चुअल लैब्स से। सो सबसे पहले कि जो हम हमारे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में मदद मिलती है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में आज आपको दिखाऊंगी जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर है। सो हम सांस ले रहे हैं, तो एक ले पर्सन को लगता है कि बस हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारा चेस्ट मूवमेंट हो रहा है, हम हमारे अंदर हवा जा रही है, हमारे अंदर से हवा बाहर आ रही है। लेकिन ये सब होने के लिए बहुत कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व है, हमारे रिब्स इन्वॉल्व है, लंग्स, थोरेसिक कैविटी, बहुत सारी चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं हमारे सांस अंदर लेने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझना और बेहतर तरीके से समझ पाता है कोई भी अगर वर्चुअल एप्स के थ्रू वो एक्सपेरिमेंट करके देखिए। उसके बाद हम क्वालिटी साइंस एजुकेशन का एक्सेस सबको दे पाते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बताया। फिर उसके साथ साथ जो बच्चा है वो अपने पेस पे सीख पाता है, क्योंकि हर बच्चा एक अलग सोच रखते हैं। तो कोई बच्चा किसी बारे में ज्यादा सोचता है या टॉपिक के बारे में, कोई बच्चा बस एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ जाता है। तो ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। तो इससे क्या है कि जो बच्चे हैं वो जल्दी वो अपनी पेस के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से वो इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। जो थ्योरी है एंड जो एक्सपेरिमेंट्स है वो दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो अगर आप उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। और टीचर्स को भी बहुत सपोर्ट मिलती है वर्चुअल ऐप से। किस तरीके से कि बच्चों को जो वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो सीधा बच्चों को लेबोरेटरी में ना ले जाके अगर वर्चुअल लैब्स पे पहले वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाएं या जो और रिसोर्सेज हैं वो भी दिखाएं, तो बच्चे को पहले ही समझ आ जाएगा कि वो अगले दिन फिजिकल लेबोरेटरी में क्या करने वाला है। तो इस तरीके से जो वर्चुअल लैब्स है वो टीचर्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो और हमें क्या कॉग्निटिव बेनिफिट मिलते हैं अलोंग विद द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है, क्योंकि जब बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो जो रीडिंग्स हैं उसको रिकॉर्ड करना सीखते हैं, उसको एनालाइज करना सीखते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हमारे आसपास वो कहाँ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो सोच पाते हैं। तो जब हम जितना सोचेंगे, हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता है वो और बेहतर होती जाएगी। तो वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वर्चुअल लैब्स फ्रीली अवेलेबल हैं और आप कभी भी कहीं भी वर्चुअल लैब्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो आप कितनी बार चाहें उतनी बार आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो जब आप समझ पाओगे तो आप सोच पाओगे, और आप सोच पाओगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से जो वर्चुअल लैब्स हैं वो ये स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दोनों को इम्प्रूव कराते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चा है वो मोटिवेटेड रहता है, वो एंगेज रहते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे वो सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे हैं, वो ऑपरेटर्स को खुद मूव कर पा रहे हैं, रिएक्शन खुद करा पा रहे हैं। कैसे करा पा रहे हैं वो हम आगे जरूर देखेंगे। तो जब आप एंगेज होते हो किसी भी एक्टिविटी में, तो आप मोटिवेटेड भी रहते हो कि हाँ मुझे ये पूरा करना है, इस एक्टिविटी को मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। तो आप आगे देखोगे कि कॉन्सेप्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस एक बार एक्टिविटी परफॉर्म करिए और आपको समझ आ गया। इतना आसान हो जाता है वर्चुअल एप्स से पढ़ने से।
और आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है वो भी एनहांस होती है, क्योंकि आप जितना बेहतर तरीके से समझ पाओगे, आप रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर पाओगे, उन्हें एनालाइज कर पाओगे। तो जब आपको वो एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपने उस कॉन्सेप्ट को के जो ऑब्जर्वेशन है उसको एनालाइज कर लिया, और उसके बाद जब आपको कहा जाएगा कि आप इसके बारे में प्रेजेंट करो, तो हर बच्चा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। जब तक हमें खुद ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो हम किस तरीके से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, इसीलिए हमारी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाती है। सो अब हम आगे चलेंगे कि हम दीक्षा पे वर्चुअल लैब्स को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि कम समय बचा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए कुछ भी तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं बीच बीच में चैट बॉक्स भी देखूंगी। सो हम आगे चलते हैं। सो दीक्षा पे जाने के लिए आपको यूआरएल टाइप करना होगा, diksha.gov.in। सो उसके लिए मैं आपको एक बार मैं दूसरी स्क्रीन पे लेके चलूंगी। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो हमने किसी भी ब्राउजर पे आप जाके आप दीक्षा लिख सकते हैं। जब आप दीक्षा लिखेंगे, एक सेकेंड, जब आप दीक्षा लिखेंगे, आप सिंपली अगर दीक्षा भी लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूआरएल आ रहा है diksha.gov.in। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज दिखाई देगा दीक्षा का। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फोकस एरियाज ऑफ दीक्षा लिखा है। सो यहाँ ये ऑटो स्क्रॉलेबल है, लेकिन हम आपको यहाँ पे चार कुछ लाइनें दिखाई दे रही है। आप जब फोर्थ लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको वर्चुअल लैब्स मिलता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा वर्चुअल लैब्स में पहुंच जाएंगे। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं वर्चुअल लैब्स पे तो अबाउट वर्चुअल लैब्स, उसके बारे में जानकारी जैसे मैंने आपको दी है वैसे ही सबके लिए, कोई अगर पहली बार भी आए तो वर्चुअल लैब्स के बारे में जान पाते हैं इसे पढ़ के। और अगर हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यहाँ पे हमने कवर किया है। तो हमने साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, ये सब सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करी, कंप्यूटर साइंस। और आज मैं आपको कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट सिखाना चाहूंगी। तो अगर हम क्लास 7th का अगर हम एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, तो आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो क्यों अगर आप पहली बार सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा, रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा। लेकिन अब जब मैं क्लिक करूंगी तो मैंने लॉग इन ऑलरेडी किया हुआ है। तो जैसे ही आप किसी भी जगह पे साइन अप करते हैं या रजिस्टर करते हैं फिर लॉग इन करते हैं, तो सेम तरीका है यहाँ पे भी, आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है और आप आराम से लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं अब सीधा उस एक्सपेरिमेंट पे जाना चाहूंगी। आप उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर पे जो एक्सपेरिमेंट्स के टाइटल हैं वो लिखे हुए हैं, एंड दूसरे कॉर्नर पे एक विंडो है। तो इस विंडो में आपको कंटेंट दिखाई देता है और इस विंडो में आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स के टाइटल दिखाई देते हैं। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो आप ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जिस एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रही थी, तो मैं सबसे पहले आपको वही एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ओपन करे हुए हैं ताकि आप जल्दी से ज्यादा आप समझ पाएं कि कैसे हम वर्चुअल लैब्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस एक्सपेरिमेंट को ओपन किया, क्लिक करा अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट पीडीएफ, एक्सप्लेनेशन, रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज मिलता है। तो हम एक्सपेरिमेंट पीडीएफ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है जो आपके पास एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में एक्सपेरिमेंट होता है, सेम आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलता है। क्योंकि कई बार हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उस समय लैब मैनुअल अवेलेबल नहीं होती, तो हम इधर से सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन रिसोर्स पे जाएंगे और वहां पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले थ्योरी, वैसे तो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी का जो एक्सपेरिमेंट पीडीएफ अपलोडेड था उधर से भी मिल जाएगी। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ थ्योरी पे क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीजर की
हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, हमें कौन से मटेरियल यूज करने हैं। तो सारे मटेरियल्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, सारे स्टेप्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इन सब स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सो ओके, सो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सॉरी, उसके बाद आपको एनिमेशन पे जाना होगा। आप एनिमेशन पे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे अगर रीड करना पसंद नहीं करते हैं, तो एनिमेशन के माध्यम से वो एक्सपेरिमेंट को वो एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके बाद आप रिसोर्सेज पर अगर क्लिक करते हैं तो ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि कहाँ से उन्होंने इन सारे जो कंटेंट है उन्होंने कहाँ से वो इंफॉर्मेशन ली इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं रेफरेंसेस में। देन हम पहुंचते हैं सिमुलेशन पे। तो सिमुलेशन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो फिजिकल लेबोरेटरी में आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, उसी को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई है। डेफिनेटली फिजिकल लेबोरेटरी के एक्सपीरियंस को कोई भी कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अगर आप फिजिकल लेबोरेटरी अगर आपके पास नहीं है, आप वो फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वर्चुअल लैब जिसमें मददगार है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेटिंग भी पूछी गई है, तो आप जब परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट तो आप रेटिंग दे सकते हैं, और फिर रेटिंग देने के बाद आप सबमिट भी कर सकते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा सा जूम इन करना होगा ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन में दिया है हम वैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले हमने बॉटल पे क्लिक करा, उसके बाद हमें ब्लेड पे क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन द ब्लेड, देन क्लिक ऑन द वन होल्ड कॉक। तो अब हमें वन होल्ड कॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद आ रहा है क्लिक ऑन वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब, तो हमें वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द बलून ए। आप सोच रहे हैं कि हम ये क्यों बना रहे हैं, हम यहाँ पे लंग्स को और हम थोरैसिक कैविटी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने ये सारा लिया। तो ये जो बॉटल है ये थोरैसिक कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बैलून्स है वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ट्यूब है वो ट्रेकिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम इस रबर जो शीट है उस वो लगाया है, तो ये जो रबर शीट है वो डायफ्राम जो एक मसल होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने पूरा जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने के लिए जो लंग्स एंड जो कंप्लीट सेटअप चाहिए वो हमने इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहे हैं क्लिक ऑन द डाउनवर्ड पॉइंटिंग हैंड, तो हमने क्लिक करा। तो आप देख सकते हो कि डायफ्राम को रिप्रेजेंट करने वाली जो रबर शीट है वो मूव कर रही है। तो यहाँ से ये दिखाना चाहते हैं कि जब डायफ्राम मूव करता है तो जो लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। जब डायफ्राम नीचे मूव हुआ तो जो बॉटल थी उसकी कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो एयर का प्रेशर है अंदर वो कम हो गया बाहर के कंपैरिजन में। इस वजह से हम सांस को अंदर ले पाए। तो इस तरह से हम इनहेल कर रहे हैं, हम ब्रीद इन कर रहे हैं। सो साथ के साथ जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाई आर द बलून्स इन्फ्लेटेड व्हेन वी पुल डाउन द रबर शीट। तो बलून्स इन्फ्लेट क्यों होते हैं, मतलब हमारे लंग्स क्यों फैलते हैं जब रबर शीट को नीचे मूव किया गया है। तो ऑप्शंस है द स्पेस ऑफ द बॉटल डिक्रीजेस, लेकिन यहाँ तो स्पेस बॉटल की इंक्रीज हो गई है, तो हम यहाँ पे करेंगे द स्पेस ऑफ द बॉटल इंक्रीजेस। तो ग्रीन कलर हुआ, दैट मीन्स कि हमारा आंसर सही था। अब फिर से वो कह रहे हैं क्लिक ऑन द डाउनवर्ड पॉइंटिंग हैंड। अब ये एक्सेल जो हम करते हैं उसमें हमारे लंग्स और हमारे थोरैसिक कैविटी में क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि जो डायफ्राम है, जो रबर शीट है, वो वापस अपनी पोजीशन पे आई। तो जब वो वापस अपनी पोजीशन पे आई तो जो बॉटल के अंदर वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ, और जब वो रिड्यूस हुआ तो एयर प्रेशर अंदर इंक्रीज हुआ बाहर के कंपैरिजन में, इसलिए अंदर से सांस बाहर गई। सो ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी गई है। फिर हम इस सवाल का जवाब देंगे, व्हाई डू द बलून्स गेट डिफ्लेटेड व्हेन द रबर शीट इज पुश्ड अपवर्ड्स।
तो हमने जब रबर शीट को अपवर्ड्स पुश किया तो क्या हुआ, द स्पेस ऑफ द बॉटल डिक्रीज हो गई एंड द एयर रिलीजेस थ्रू द वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब। तो ये हमारा सही आंसर है, हमने उस पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को समझने की कोशिश करी कि thoracic कैविटी का वॉल्यूम मैटर करता है, वो एयर प्रेशर मैटर करता है, डायफ्राम की मूवमेंट मैटर करती है, और भी मसल्स होती हैं जो रिब्स के बीच में होती हैं, लेकिन वो हायर क्लास में बताया जाता है। हम क्लास 7th में ये एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एकदम बेसिक्स बताए हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन बताया है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। सो हम क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द डाउनवर्ड पॉइंटिंग हैंड, हमने क्लिक करा तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया वही सेम प्रोसेस। और जब हमने दूसरी जगह पे डाउनवर्ड पॉइंटिंग हैंड किया तो एक्सेलेशन दिखाया। तो वही चीज जो हमने अभी परफॉर्म करी वन बाय वन, उन दोनों को एक साथ करके यहाँ पे दिखाया है, ताकि आप कंपेयर कर सकें और बेहतर तरीके से समझ पाए, एनालाइज कर पाए, कंक्लूड कर पाए। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, इनहेलेशन के वक्त क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन के वक्त क्या हो रहा है, ये सब बताया गया है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बेहतर तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ आई होगी, और यही मोटिव है कि बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आए। मैंने मिनिमाइज कर दिया है, जैसे कि मैंने कहा था, आप रेट कर सकते हैं, रेटिंग के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल्फ इवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। तो जब हमने सारे रिसोर्सेज से पढ़ लिया है, तो अब हम चेक करना चाहेंगे कि हमें कितना समझ आया है। तो उसके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन कहा गया है, क्योंकि जब हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हमें कहाँ पे हमारी कमी है। और बच्चों को ये भी डर नहीं रहेगा कि मुझे कोई जज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने आप को। वैसे टीचर भी इसको यूज कर सकते हैं क्लासरूम में। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ब्रीदिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग एयर इन एंड आउट टू एक्सचेंज द। तो क्वेश्चन पूछा है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें 8-10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आप कितना समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आप वो कर सकते हैं, आप इसको दोहरा सकते हैं, आप इन रिसोर्सेज को दोबारा पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सिमुलेशन करते हैं, आप जितनी बार चाहें आप उतनी बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा सकते हैं। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजी का। हाँ जी रवि जी, बस आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना चाहूंगी फिजिक्स का, और उसके बाद मैं आपकी क्वेरी जल्दी से आंसर करूंगी। तो जैसे कि एक और एक्सपेरिमेंट मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये क्लास 8 का एक्सपेरिमेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर। तो सारे रिसोर्सेज सेम है, तो मैं सीधा सिमुलेशन पे जाती हूँ। मैं थोड़ा सा ज़ूम इन करना चाहूंगी। सो आप देख सकते हो लिक्विड प्रेशर इस कॉन्सेप्ट का नाम है। तो अगर आप लिक्विड की वजह से प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, वो अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इस एक्सपेरिमेंट की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 बॉटल्स हैं, तो इन 3 बॉटल्स में हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ होल। तो यहाँ पे हमने पहली बॉटल में पोजीशन ऑफ होल टॉप चूज कर लिया, फिर हमने सेकंड बॉटल में मिडिल, एंड थर्ड बॉटल में बॉटम। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक डॉट है वो उसकी पोजीशन बदल गई है। अब सबसे नीचे बॉटल 3 में होल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन होल्स को बंद करेंगे। सो हमने टेप लिया, और हम बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं, उनकी कॉमन सेंस भी चेक कर सकते हैं, वो कितना सोच पा रहे हैं कि हम सीधा पानी डालेंगे या हम क्या करेंगे। तो हम सीधा पानी डालेंगे तो पानी तो रिलीज होना शुरू हो जाएगा और हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इन होल्स को पहले बंद कर रहे हैं। अब हम पानी पोर करेंगे, लिक्विड पोर किया हमने, तीनों वाटर्स में हम लिक्विड पोर करेंगे, ताकि जब हम तीनों को एक साथ देखें तो हम समझ पाए कि लिक्विड प्रेशर और कैसे असर करता है। आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बहुत ही इजी है, कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप पहली बार कर रहे हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने अब तीनों बॉटल्स को फिल कर लिया है, एंड हम क्लिक करेंगे रिमूव सेलो टेप पे। अब जब हमने रिमूव करा तो आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा प्रेशर है पानी बाहर आने का, वो थर्ड बॉटल में है।
और होल का है सबसे नीचे। तो मतलब क्या है कि जब होल के ऊपर ज्यादा लिक्विड होगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन हम पहली बॉटल को अगर देखें तो होल सबसे ऊपर है और पानी ऊपर बहुत कम है। तो मतलब लिक्विड का जो प्रेशर है वो बहुत कम है। और इसी वजह से जो पानी की धार है वो दूर तक नहीं जा रही, वो पास तक जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा लिक्विड होल के ऊपर होगा उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा। तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप रोज इस इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो आप सोचो और मुझे बताओ कि आप कहाँ देखते हो इस कॉन्सेप्ट को। तो शायद अगर किसी बच्चे ने नोटिस किया हो कि सुबह जब हम वाटर टैंक को फिल करते हैं तो हमारे टैप में से जो पानी है वाटर टैंक में, हमने नोटिस करा होगा कि जो कनेक्शन होता है वो सबसे नीचे होता है टैंक के, हमारे वॉशरूम में पानी आने के लिए। तो सुबह जब हमने वाटर टैंक को फ्रेशली फिल करा है तो पूरा टैंक भरा हुआ है, तो जो लिक्विड प्रेशर है वो बहुत हाई है। तो इसी वजह से जब हम टैप ओपन करते हैं तो बहुत तेज पानी हमारे को मिलता है। लेकिन जब शाम को, जब तक बहुत सारा पानी हम वाटर टैंक में से यूज कर चुके हैं, तो अब बहुत कम पानी बचा है। अब बहुत कम पानी है तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर प्रेशर अब शाम को कम होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता दो कि जो हमारे टैप में पानी का फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा। आप हाई या लो लिखो आपके अकॉर्डिंग। इवनिंग में जो टैप में से पानी का फ्लो होगा वो हाई होगा या लो होगा। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए आप सब समझ गए। शायद आप सबको याद भी नहीं होगा कि आपने 8th क्लास में लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक एक्टिविटी परफॉर्म करी और आपको सबको समझ आ गया कि लिक्विड प्रेशर क्या होता है। और आप उसको अपनी डेली लाइफ में रिलेट भी करना स्टार्ट हो गए। तो आप और एग्जाम्पल कर जाके सोच सकते हैं, मतलब लेटर ऑन सोच सकते हैं। तो यही मोटिव है कि आप, थैंक यू सो मच, आप बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्स दिया एंड दैट इज मोटिवेटिंग फॉर मी ऑल्सो कि आप सब समझ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग रिस्पॉन्स। सो यही मोटिव है कि वर्चुअल लैब्स के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वैसे तो मैं और एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहती थी बट 1:10 हो चुका है और मेरा टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। तो जल्दी से मैं आंसर करना चाहूंगी, किसी की भी अगर क्वेरी है तो मैं क्विकली 1 और 2 क्वेश्चंस। प्राची मैम, क्या मैं 1 या 2 सवाल ले सकती हूँ? यस मैम, यस मैम। थैंक यू अगर सो किसी मच। को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी रवि जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम ये मैं भी देख रहा था, मैं ज्योग्राफी के लेक्चरर हूँ। और जो भी ये एक्सपेरिमेंटल हैं साइंस संबंधित होते हैं, गणित संबंधित होते हैं, क्या हमारे विषय के लेक्चर नहीं डल सकते इसमें? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखोगे तो उस तरह की जब भी साइंस लैब की बात हो या साइंस एग्जीबिशन की बात हो तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट कॉमनली जो है 3 विषयों को इनवाइट करता है। और ज्योग्राफी को बोलते हैं साइंस एज वेल एज जो है आर्ट्स। और इसके साथ हम यूजीसी से सीएसआईआर सबसे कनेक्ट होने के बावजूद भी हमारे विषय के साथ ऐसा क्यों होता है? और ये एनसीईआरटी तक दीक्षा जो पोर्टल है इस पे भी आप देख सकते हो। तो डिपार्टमेंट को मेरे हिसाब से इस पे कुछ करना चाहिए। ज्योग्राफी के बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंटल जो इस पे लाए जा सकते हैं और सिमुलेटेड कंडीशन कर सकते हैं, चाहे वो अर्थ रोटेशन हो, रेवोल्यूशन हो, या फिर हमारे जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले एस्पेक्ट हैं, या फिर जो है हमारे रिलीफ को लेकर हैं, कंटूर्स वगैरह। तो ये कंसेप्ट ऐसे हैं मैडम जो इस पर आ सकते हैं और प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीजें हैं तो क्यों ना वो दीक्षा ऐप पर लाई जा सके। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये हम मानते भी हैं। और आगे जब आपको सोशल साइंस को नहीं कंसिडर किया जाएगा तो आप दीक्षा को ही दिखा सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल लैब्स पे ऑलरेडी सोशल साइंस की एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। क्लास 6 से लेके 10th तक एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। तो अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा होता तो आप दीक्षा वर्चुअल लैब्स का एग्जाम्पल दिखाना और आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं आपको क्विकली स्क्रीन शेयर करके आपको एक एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ। ओके मतलब मैम, मैं थैंक यू। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं बस आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे दिख रहा है। तो दीक्षा, ये वर्चुअल लैब्स पे हम पहुंचे थे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास 7 में सोशल साइंस है ना। क्लास 8 में है, अभी लाइव नहीं हुआ लेकिन वो है, 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा। ये देखिए 9th में भी सोशल साइंस है, 6th में भी सोशल साइंस है, 10th में भी आपको दिखने लगेगा। ये हमारा इस पे काम चल रहा है। तो 10th तक, 6 से लेके 10th तक आपको सोशल साइंस दिखना शुरू हो जाएगा, 3 क्लास में ऑलरेडी दिख भी रहा है। सो आप
कि ये क्वेरी बिल्कुल करेक्ट है, और इसीलिए हम कोशिश करें कि सोशल साइंस के ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड करें। और कोई पूछना चाहेंगे? और किसी की कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं है मैम, और ये बहुत क्लियर है। मैं चैट में भी देख रही थी कि बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव लगा उनको ये सेशन, और वाकई में ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव था कि हम अगर कुछ मिस आउट हो जाता है स्कूल में तो हम घर पे भी कैसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं और कितना इंटरेस्टिंग वे में भी हम कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं।